हेलो गाइस, वेलकम टू 3D Works। सबसे पहले समझते हैं ब्लेंडर होता क्या है। ब्लेंडर एक फ्री और ओपन सोर्स 3D सॉफ्टवेयर है। फ्री का मतलब इससे यूज करने के लिए आपको कोई लाइसेंस खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ओपन सोर्स का मतलब है दुनिया भर के डेवलपर मिलकर इस सॉफ्टवेयर को और बेहतर बनाते हैं। आज ब्लेंडर का यूज यूट्यूब क्रिएटर, गेम डेवलपर, आर्किटेक्ट, वीएफएक्स आर्टिस्ट और एनिमेशन स्टूडियो तक कर रहे हैं। ब्लेंडर से क्या बना सकते हैं? ब्लेंडर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि इसमें आप बहुत अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट बना सकते हैं। सबसे पहले है 3D मॉडलिंग, मतलब चेयर, टेबल, हाउस, सिटी या कैरेक्टर जैसे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। दूसरा है एनिमेशन, किसी ऑब्जेक्ट या कैरेक्टर को मूव करना। तीसरा है प्रोडक्ट एनिमेशन, जिसका यूज कंपनी अपने प्रोडक्ट दिखाने के लिए करती है। चौथा है गेम एसेट, जो यूनिटी और यूरियल इंजन जैसे गेम इंजन में यूज होते हैं। और पांचवा है वीएफएक्स, जिससे मूवी और यूट्यूब वीडियो में विजुअल इफेक्ट क्रिएट किए जाते हैं। ब्लेंडर क्यों सीखना चाहिए? आज के टाइम में ब्लेंडर सीखना एक वैल्यूएबल स्किल है। आज आप यूट्यूब चैनल चलाना चाहते हैं, या गेम डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, या फ्रीलांस प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं, या अपने खुद के 3D एसेट बेचना चाहते हैं, तो ब्लेंडर आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन याद रखिए, ब्लेंडर एक स्किल है, इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कोर्स शुरू करने से पहले कुछ सिंपल रूल्स फॉलो करते हैं। रूल नंबर 1, सिर्फ वीडियो मत देखिए, मेरे साथ साथ ब्लेंडर में प्रैक्टिस भी कीजिए। रूल नंबर 2, अगर कोई शॉर्टकट याद ना रहे तो टेंशन मत लीजिए, प्रैक्टिस के साथ सब याद हो जाएगा। रूल नंबर 3, हर चैप्टर कंप्लीट करने के बाद कम से कम 15 मिनट खुद प्रैक्टिस जरूर करिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, गलतियाँ करने से मत डरो। हर प्रोफेशनल 3D आर्टिस्ट ने एक सिंपल क्यूब से ही शुरुआत की थी। हेलो गाइस, अब ब्लेंडर डाउनलोड करना देख लेते हैं। सबसे पहले हम ब्राउज़र ओपन करेंगे और सर्च कीजिए ब्लेंडर, ORG, और ब्लेंडर का वेबसाइट खुल गई है। यहाँ से हम ऑफिशियल वेबसाइट डाउनलोड कर सकते हैं। हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से ही ब्लेंडर डाउनलोड कीजिए, किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से डाउनलोड मत करिए। यहाँ डाउनलोड ब्लेंडर का बटन दिख रहा है। अगर आप विंडो यूज कर रहे हैं तो विंडो वर्जन डाउनलोड कीजिए। अगर मैक लिनक्स यूज कर रहे हैं तो अपना वर्जन चूज कीजिए। इंस्टॉल करना बिल्कुल किसी नॉर्मल सॉफ्टवेयर की तरह है। मेरा पहले से डाउनलोड है, इसलिए मैं डाउनलोड नहीं करूँगा, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करोगे, फिर डाउनलोड होने के बाद डाउनलोड वाले फाइल में जाओगे आप लोग, वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा। सिर्फ नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। इंस्टॉल कंप्लीट होने के बाद फिनिश दबाइए। अब ब्लेंडर ओपन करते हैं। अब ब्लेंडर ओपन करते हैं। जब ब्लेंडर पहली बार ओपन होता है तब एक स्प्लैश स्क्रीन दिखाई देती है। यहाँ रिसेंट फाइल होती है और न्यू फाइल होती है, ओपन होती है, ओपन फाइल होती है और रिकवर होता है, और कुछ क्विक लिंक्स रहती हैं। अगर आप पहली बार ब्लेंडर यूज कर रहे हैं तो जनरल पर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने ब्लेंडर का डिफ़ॉल्ट स्कैन है। इसमें 3 ऑब्जेक्ट ऑलरेडी होते हैं। फर्स्ट क्यूब होता है, सेकंड कैमरा होता है और थर्ड लाइट होता है। क्यूब प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, कैमरा फाइनल रेंडर के लिए यूज होता है और लाइट स्कैन को इम्यूलिनेट करती है। अब देखते हैं इंटरफेस ओवरव्यू। ये 3D व्यू पोर्ट है हमारा, जो खाली एरिया आपको दिख रहा है 3D व्यू पोर्ट है। सबसे बड़ा एरिया 3D व्यू पोर्ट होता है। यहीं हम मॉडलिंग करते हैं। ये आउटलाइनर है। आउटलाइनर राइट साइड ऊपर आउटलाइनर है। यहाँ स्कैन के सारे ऑब्जेक्ट की लिस्ट होती है, जैसे कि हमारा यहाँ पे लाइट है, क्यूब है, कैमरा है, ये ऑब्जेक्ट की लिस्ट होती है। और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। आउटलाइनर जो है ये, इसके नीचे प्रॉपर्टीज एडिटर है। यहीं से मटेरियल, मॉडिफायर, रेंडर सेटिंग, कैमरा और लाइट कंट्रोल की जाती है। और सबसे नीचे हमारा टाइमलाइन है। अगर आप एनिमेशन बनाओगे तो इसी पैनल का यूज करोगे। और ये हमारा जो वर्क स्पेस टैब देख लेते हैं। सबसे ऊपर लेआउट के बाद में आता है मॉडलिंग, स्कल्पटिंग, यूवी एडिटिंग, शेडिंग, एनिमेशन, रेंडरिंग, ये सब वर्क स्पेस है। बिगिनर के लिए हम ज़्यादातर लेआउट में काम करते हैं। और इंटरफेस कस्टमाइज, ब्लेंडर का इंटरफेस कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल है। आप किसी भी पैनल को साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं।
ज़रूरत हो तो नए पैनल भी बना सकते हैं। यहाँ से आप नए पैनल भी बना सकते हो, जैसे कि आउटलाइनर की जगह पे प्रॉपर्टी हम चाहें तो ले सकते हैं, प्रॉपर्टी आ जाएगा। और यहाँ पे प्रॉपर्टी की जगह पे आउटलाइनर चाहें तो आउटलाइनर आ जाएगा। कॉमन बिगिनर मिस्टेक। अब कुछ कॉमन मिस्टेक की बात करते हैं। पहले मिस्टेक, लोग गलती से पैनल क्लोज कर देते हैं और घबरा जाते हैं। दूसरी मिस्टेक, हर वर्क स्पेस में जाकर कंफ्यूज हो जाते हैं। फिलहाल सिर्फ लेआउट और मॉडलिंग पर फोकस रखिए। बाकी वर्क स्पेस हम बाद में सीखेंगे। प्रैक्टिस टास्क। अब आपके लिए एक छोटा सा प्रैक्टिस टास्क है। ब्लेंडर ओपन कीजिए, क्यूब कैमरा और लाइट को आउटलाइनर में आइडेंटिफाई करिए। हर वर्क स्पेस को एक बार ओपन करके देखिए, बस एक्सप्लोर कीजिए। अभी कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर 3, विपोर्ट नेविगेशन। हेलो गाइस, पिछले चैप्टर में हमने ब्लेंडर इंस्टॉल किया और उसका इंटरफेस समझा, लेकिन अगर आपको 3D विपोर्ट में मूव करना नहीं आता तो मॉडलिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इस चैप्टर में हम सिर्फ नेविगेशन सीखेंगे। ये चैप्टर बोरिंग लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए ब्लेंडर की सबसे इम्पोर्टेंट स्किल में से एक है। 3D विपोर्ट क्या है? इसी जगह हम अपने सारे मॉडल बनाएंगे। इस विपोर्ट को समझना ब्लेंडर सीखने का पहला प्रैक्टिकल स्टेप है। सबसे पहले ऑर्बिट को समझते हैं। माउस का मिडिल माउस बटन दबाकर ड्रैग कीजिए। देखिए अब हम ऑब्जेक्ट के अराउंड घूम रहे हैं। इसका मतलब ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ, सिर्फ हमारा बीप बदला है। मॉडलिंग करते वक्त आप ऑर्बिट का यूज बार बार करोगे। कभी भी सिर्फ फ्रंट से मॉडलिंग मत कीजिए। हर थोड़ी देर में मॉडल अलग एंगल से चेक करते रहिए। अब जूम देखते हैं। माउस व्हील को आगे घुमाइए तो ऑब्जेक्ट पास आ जाएगा और पीछे घुमाएंगे तो ऑब्जेक्ट दूर चला जाएगा। जूम का यूज हम डिटेल्स देखने के लिए करते हैं। अब पैन जूम को समझते हैं। शिफ्ट दबाकर मिडिल माउस बटन से ड्रैग कीजिए। इससे कैमरा लेफ्ट राइट और अप डाउन होगा। जब ऑब्जेक्ट स्क्रीन के बीच से हट जाए तब पैन बहुत काम आता है। फोकस सेलेक्टेड। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट कहीं खो जाता है, घबराइए मत। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए और ऑब्जेक्ट नम पैड से पीरियड बटन मतलब डॉट जो रहता है, डॉट को दबाएंगे तो ब्लेंडर तुरंत कैमरा को सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पर फोकस कर देगा। ये शॉर्टकट हर ब्लेंडर यूजर को याद होना चाहिए। फ्रंट साइड और टॉप व्यू। अब हम स्टैंडर्ड व्यू देखते हैं। नमपैड 1 से हम फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और नमपैड 3 से साइड व्यू में आ जाएंगे और नमपैड 7 से टॉप व्यू में आ जाएंगे। अगर लैपटॉप में नमपैड नहीं है तो आप व्यू मेनू में जाके भी सेलेक्ट कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव vs ऑर्थोग्राफी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं। पर्सपेक्टिव बीम में दूर की चीज़ें छोटी और पास की चीज़ें बड़ी दिखाई देती हैं, बिल्कुल रियल लाइफ की तरह। लेकिन ऑर्थोग्राफी बीम में साइज का पर्सपेक्टिव अफेक्ट नहीं होता। कैरेक्टर मॉडलिंग और रेफरेंस इमेज के साथ काम करते वक्त ऑर्थोग्राफी बीम बहुत यूजफुल होता है। नेविगेशन प्रैक्टिस। अब 2 मिनट सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं। ऑर्बिट के चारों तरफ घूमना, जूम करना, पैन जूम करना, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, नमपैड 7 से टॉप व्यू और फोकस सेलेक्टेड नमपैड 5। जब तक ये नेचुरली ना हो जाए आगे मत बढ़िए। कॉमन मिस्टेक। बिगिनर के सबसे कॉमन मिस्टेक, पहली बहुत ज़्यादा जूम कर देना, दूसरी सिर्फ एक ही एंगल से मॉडलिंग करना, तीसरी ऑब्जेक्ट खो जाने से पैनिक हो जाना। इन तीनों प्रॉब्लम का सलूशन आज आप सीख चुके हैं। चैप्टर 4, ऑब्जेक्ट मोड vs एडिट मोड। हेलो गाइस, अब तक हमें ब्लेंडर का इंटरफेस और नेविगेशन सीख चुके हैं, लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है, ऑब्जेक्ट मोड और एडिट मोड। ब्लेंडर में बिगिनर की सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी टॉपिक में होती है। बहुत लोग एडिट मोड में काम करना चाहते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट मोड में होते हैं या ऑब्जेक्ट मोड के काम एडिट मोड में करते हैं। इस वीडियो के बाद ये कन्फ्यूजन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अभी हम ऑब्जेक्ट मोड में हैं। ये ऊपर ऑब्जेक्ट मोड है, नीचे एडिट मोड है। अभी हम ऑब्जेक्ट मोड में हैं। ऑब्जेक्ट मोड का मतलब होता है
पूरे ऑब्जेक्ट को एक ही यूनिट की तरह कंट्रोल करना। जैसे कि हमने अभी क्यूब को सेलेक्ट किया तो पूरा यूनिट हमारा एक ही हुआ। यहाँ हम ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं और स्केल कर सकते हैं, डुप्लिकेट या डिलीट कर सकते हैं, लेकिन इस मोड में हम ऑब्जेक्ट का शेप चेंज नहीं कर सकते। मैं क्यूब को मूव कर सकता हूँ, रोटेट कर सकता हूँ, स्केल कर सकता हूँ, लेकिन क्यूब का असली शेप अभी भी वही है। एडिट मोड में क्या है, हम शॉर्ट की से टैब दबाकर एडिट मोड में चले जाएंगे। क्यूब को सेलेक्ट किया, फिर टैब दबा के एडिट मोड में चले गए। हम एडिट मोड में आ गए हैं। अब क्यूब का वर्टेक्स एज और फेस दिख रहे हैं। ये वर्टेक्स है और ये एज है और ये फेस है। इस मोड में एक्चुअली मॉडलिंग होती है। अभी हम देखते हैं वर्टेक्स मोड। वर्टेक्स मोड में जाने के लिए दो ऑप्शन है हमारे पास। एक यहाँ से जा सकते हैं, ये वर्टेक्स है, ये एज है और ये फेस सेलेक्टर है। तो इसका शॉर्ट की है 1 से वर्टेक्स, 2 से एज और 3 से फेस सिलेक्शन। अभी हम वर्टेक्स में जाएंगे। सबसे पहले वर्टेक्स मोड। वर्टेक्स एक पॉइंट होता है। अगर हम सिर्फ एक वर्टेक्स को मूव करते हैं, जी से मूव करते हैं, तो देखिए क्यूब का शेप चेंज हो गया है। यही ब्लेंडर की असली पावर है। अब हम आते हैं एज मोड में। अब एज मोड में आ गए। एज को वर्टेक्स को कनेक्ट करती है। दो वर्टेक्स मिलाकर एक एज बनता है। एज को मूव करने से ऑब्जेक्ट का शेप और कंट्रोलेड तरीका से चेंज होता है। अभी देखते हैं फेस मोड। अब फेस सेलेक्ट करते हैं। फेस मॉडलिंग में सबसे ज़्यादा यूज होता है। जब हम एक्सट्रूड या इंसर्ट करेंगे तब अक्सर फेस ही सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमने फेस सेलेक्ट करके इसको जी से ग्रैब किया तो देखिए हमारा एक, इसे एक्सट्रूड करेंगे तो एक नया फेस आ जाएगा। टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड, टैब दबा के एडिट मोड में आ जाएंगे हम लोग। एक बार फिर डिफरेंस देखते हैं। ऑब्जेक्ट मोड पूरे ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करता है। एडिट मोड ऑब्जेक्ट के अंदर की ज्योमेट्री को कंट्रोल करता है। इस डिफरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस चैलेंज। अब आपके लिए प्रैक्टिस चैलेंज है। क्यूब ऐड कीजिए, एडिट मोड में जाएं। सिर्फ वर्टेक्स मूव करके एक सिंपल माउंटेन जैसा शेप बनाइए। वर्टेक्स सेलेक्ट कीजिए और सिंपल माउंटेन जैसा शेप बनाइए। सिंपल माउंटेन जैसा आप लोग प्रैक्टिस करके एक शेप बनाइए। फिर अंडो करके एज मूव कीजिए। कंट्रोल जेड से हमारा अंडो होता है। अभी एज को सेलेक्ट करते हैं और मूव करते हैं। फिर फेस सेलेक्ट कीजिए। इस एक्सरसाइज से तीनों सिलेक्शन मोड क्लियर हो जाएंगे। इससे स्टूड करेंगे। चैप्टर 5 मूव, रोटेट और स्केल। चलो गाइस, पिछले चैप्टर में हमने ऑब्जेक्ट मोड और एडिट मोड के डिटेल समझा था। अब हम ब्लेंडर के 3 सबसे ज़्यादा यूज होने वाले टूल्स सीखेंगे, मूव, रोटेट और स्केल। अगर आप ये 3 टूल्स अच्छे से समझ गए तो ब्लेंडर में किसी भी मॉडल को बनाना बहुत आसान हो जाएगा। इस वीडियो में हम सिर्फ शॉर्टकट याद नहीं करेंगे बल्कि ये भी समझेंगे कि किस सिचुएशन में कौन सा टूल यूज करना चाहिए। सबसे फर्स्ट आता है हमारा मूव टूल्स। टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में चले जाएंगे। हमारा क्यूब सेलेक्ट है। किसी भी ऑब्जेक्ट के एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर ले जाना मूव कहता है, मूव कहलाता है। कीबोर्ड पर जी दबाएं। अब माउस को मूव कीजिए। देखिए क्यूब फ्रीली मूव हो रहा है। एक्सिस लॉक देखते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करना हो तो जी दबाएंगे, फिर एक्स दबाएंगे। अब क्यूब सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव करेगा। इसी तरह G+Y और G+Z भी यूज होते हैं। अब क्यूब को Y एक्सिस में मूव करते हैं। जी दबाकर Y दबाएंगे तो Y एक्सिस में मूव करेगा और फिर जी दबाकर Z एक्सिस में मूव करेंगे तो हमारा Z एक्सिस में क्यूब मूव करेगा। अब रोटेशन टूल देखते हैं। कीबोर्ड पर R दबाएं और रोटेट करें। माउस मूव कीजिए, क्यूब रोटेट होना शुरू हो गया है। एक्सिस रोटेशन अगर सिर्फ
जेड एक्सिस में रोटेट करना है तो R दबाएं, फिर जेड दबाएं, तो हमारा जेड एक्सिस में रोटेट होने लगेगा। अब रोटेशन सिर्फ जेड एक्सिस पर होगी। एग्जैक्ट वैल्यू, अगर हमें एग्जैक्टली 90 डिग्री रोटेट करना हो तो हम 90 इंटर कर देंगे, तो हमारा 90 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। अगर हमें सिर्फ R दबा के जेड एक्सिस में 45 डिग्री रोटेट करना हो तो 45 डिग्री वैल्यू हम डालने पे उतना रोटेट हो जाएगा। इसी तरह आप आर जेड प्लस आर एक्स डायरेक्शन में प्रैक्टिस कर लें। अब देखते हैं स्केल टूल। अब स्केल टूल को समझते हैं। कीबोर्ड पर यस दबाएं, माउस को बाहर की तरफ लेके जाएं, क्यूब बड़ा हो जाएगा, अंदर ले जाएं, क्यूब छोटा हो जाएगा। एक्सिस स्केल, अगर सिर्फ हाइट बढ़ानी हो तो यस दबा के जेड दबा देंगे तो हमारी हाइट इंक्रीज होगी। देखिए सिर्फ हाइट बढ़ रही है। ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिलते हैं। ये मूव के लिए है, इससे हम क्यूब को मूव कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। ये रोटेट के लिए है, रोटेट कर सकते हैं किसी भी एक्सिस में। ये स्केल के लिए है, किसी भी डायरेक्शन में स्केल कर सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें हमें रोटेशन भी मिलता है और मूव भी मिलता है और स्केल भी मिलता है। तीनों चीज़ें हमें एक ही ऑप्शन में मिलते हैं। ये गिज़्मो भी हमारे अवेलेबल हैं अगर हम शॉर्टकट नहीं यूज करना चाहते तो। बिगिनर के लिए गिज़्मो यूजफुल होते हैं, लेकिन धीरे धीरे शॉर्टकट यूज करना शुरू कीजिए, इससे स्पीड बहुत इम्प्रूव होती है। कॉमन मिस्टेक, बिगिनर कुछ कॉमन मिस्टेक, पहली एक्सिस लॉक यूज नहीं करना, दूसरी एग्जैक्ट वैल्यू न देना, और तीसरी हम काम माउस से करना। ब्लेंडर में शॉर्टकट ही आपको फास्टेड बनाएगी। प्रैक्टिस चैलेंज, अब एक प्रैक्टिस करते हैं। स्कैन में 5 क्यूब ऐड कीजिए आप लोग। हर क्यूब को अलग पोजीशन पर मूव कीजिए, किसी को रोटेट कीजिए और किसी को सिर्फ हाइट में स्केल कीजिए। जब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए तब आप इन टूल्स में कंफर्टेबल हो जाएंगे। चैप्टर 6 सिलेक्शन टूल्स। हेलो गाइस, पिछले चैप्टर में हमने मूव, रोटेट और स्केल डिटेल में सीखा था, लेकिन सिर्फ अब टूल्स जानना काफ़ी नहीं होगा। अगर आप सब सही ऑब्जेक्ट या सही फेस सेलेक्ट ही नहीं कर पाओगे तो मॉडलिंग करना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। इस चैप्टर में हम सिलेक्शन टूल्स, 3D कर्सर और पिवट पॉइंट को प्रैक्टिकली एग्जाम के साथ समझेंगे। इस कॉन्सेप्ट बिगिनर को थोड़े कन्फ्यूजन लगते हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद सब क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले सिंगल सिलेक्शन देखते हैं। लेफ्ट माउस बटन किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्लिक कीजिए, देखिए सिर्फ वही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ है। ब्लेंडर में सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ऑरेंज आउटलाइन में दिखाई देता है। मल्टीपल सिलेक्शन, अगर हमें एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हो तो शिफ्ट दबाकर एक एक ऑब्जेक्ट पर क्लिक कीजिए। शिफ्ट दबाकर एक एक ऑब्जेक्ट पर क्लिक कीजिए, देखिए अब एक साथ कई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए हैं। ये बहुत यूजफुल है जब आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट को एक साथ मूव या स्केल करना हो। अब बॉक्स सेलेक्ट देखते हैं। कीबोर्ड पर बी दबाएं, माउस से ड्रैग कीजिए, ये हमारा बॉक्स सेलेक्ट है। कीबोर्ड पर बी दबा के हम माउस को, लेफ्ट माउस बटन को दबा के ड्रैग करेंगे तो हमारा बॉक्स सेलेक्ट आ जाएगा। ये हमारा बॉक्स सेलेक्ट है। जितने ऑब्जेक्ट बॉक्स के अंदर आएंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे। बड़े स्कैन में टेक्निक्स बहुत टाइम बचाती है। अब देखते हैं सर्कल सेलेक्ट। कीबोर्ड पर सी दबाएं और लेफ्ट माउस का लेफ्ट बटन दबाएं। सी दबाने के बाद माउस का लेफ्ट बटन दबाएं। आप ब्रश की तरह सिलेक्शन कर सकते हैं। ये
डेंस मैसेज में बहुत काम आते हैं। और सेलेक्ट आर और डीसेलेक्ट, ए दबाने से सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाते हैं। कीबोर्ड से हम ए दबाएंगे, सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए। कैमरा, लाइट, 4 क्यूब्स जो हैं हमारे वो सारे सेलेक्ट हो गए। और ए दोबारा दबाने से डीसेलेक्ट हो जाएगा। ये शॉर्टकट आप हर प्रोजेक्ट में कई बार यूज करोगे। अब देखते हैं 3D कर्सर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ 3D कर्सर। बिगिनर अक्सर सोचते हैं कि ये सिर्फ एक निशान है, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्लेंडर में नया ऑब्जेक्ट डिफ़ॉल्ट तौर पर 3D कर्सर की पोजीशन पर ऐड होते हैं। इसीलिए अगर आपका क्यूब गलत जगह ऐड हो रहा है तो पहले 3D कर्सर चेक कीजिए। जैसे कि हमारा 3D कर्सर, जैसे अभी हम शिफ्ट ए से एक मैश ऐड करेंगे क्यूब, तो यहाँ अभी जहाँ हमारा 3D कर्सर था वहीं पे क्यूब हमारा ऐड हुआ है। अब शिफ्ट प्लस माउस का राइट बटन से हम जहाँ क्लिक करेंगे वहाँ हमारा कर्सर आ जाएगा। शिफ्ट ए से हम अगर एक मैश क्यूब ऐड करते हैं तो देखिए जहाँ हमारा 3D कर्सर है वहीं पे हमारा क्यूब ऐड हुआ है। अब हम शिफ्ट ए से एक क्यूब लेके आते हैं, फिर शिफ्ट ए से यहाँ पे कर्सर लेके आते हैं, फिर शिफ्ट ए से एक क्यूब लेके आते हैं। अब हम पिवट पॉइंट को देखते हैं। अब पिवट पॉइंट समझते हैं। पिवट पॉइंट डिसाइड करता है कि ऑब्जेक्ट किस पॉइंट से के अराउंड रोटेट या स्केल होगा। अभी देखिए जो हमारा 3D कर्सर हमने लिया है तो हमारा जो क्यूब है वो 3D कर्सर से रोटेट कर रहा है। मान लीजिए हमने यहाँ से मीडिया पॉइंट लिया तो ये जो इसका पिवट पॉइंट है वहाँ से रोटेट करेगा। और अगर हम एक्टिव एलिमेंट्स लेते हैं तो हमारा जो एक्टिव ऑब्जेक्ट है वहाँ से रोटेट होगा। कॉमन मिस्टेक, बिगिनर की कुछ कॉमन मिस्टेक: शिफ्ट दबाना भूल जाना, गलती से 3D कर्सर को मूव कर देना और पिवट पॉइंट गलत सेट रहना। अगर कभी ऑब्जेक्ट अजीब तरह से रोटेट या स्केल हो जाए तो पहले पिवट पॉइंट चेक कीजिए। अब आपके लिए एक प्रैक्टिस टास्क है। स्कैन में 10 क्यूब ऐड कीजिए। बॉक्स सेलेक्ट से आधे क्यूब्स सेलेक्ट कीजिए। सर्कल सेलेक्ट ट्राई कीजिए। 3D कर्सर को अलग जगह रखिए और नया क्यूब ऐड कीजिए। फिर पिवट पॉइंट चेंज करके रोटेशन या डिफरेंस देखिए। चैप्टर 7 एक्सट्रूड, इंसर्ट, लूप कट, वेबर। हेलो गाइस, अब तक हमने ब्लेंडर का इंटरफेस, नेविगेशन, ऑब्जेक्ट मोड, एडिट मोड, सिलेक्शन टूल्स और ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स सीख चुके हैं। आज से हम एक्चुअली मॉडलिंग शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम ब्लेंडर के 4 सबसे पावरफुल टूल्स सीखेंगे: एक्सट्रूड, इंसर्ट, लूप कट और वेबर। अगर आप सिर्फ 4 टूल्स अच्छे से सीख गए तो आप ब्लेंडर में बहुत सारे पैसेज मॉडल बना सकेंगे। इसीलिए इस चैप्टर को बिना स्किप किए कंप्लीट देखिए। पार्ट 1, एक्सट्रूड टूल। सबसे पहले हम एक क्यूब लेके आएंगे। शिफ्ट ए से मैश में गए और एक क्यूब लेके आए। फिर टैब दबा के हम एडिट मोड में जाएंगे। सबसे पहले एक्सट्रूड टूल को समझते हैं। एक्सट्रूड का मतलब होता है किसी फेस से नया ज्योमेट्री क्रिएट करना। ब्लेंडर में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मॉडलिंग टूल्स है। सबसे पहले हम टॉप फेस सेलेक्ट करेंगे। फेस सिलेक्टर में जाके टॉप फेस सेलेक्ट करेंगे, ई दबाएंगे। मैं सिर्फ टॉप फेस सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब कीबोर्ड पर ई दबाता हूँ। माउस को ऊपर लेके जाएंगे। माउस ऊपर मूव करता हूँ तो देखिए क्यूब की हाइट बढ़ गई। लेकिन ध्यान दीजिए ये सिर्फ स्ट्रेच नहीं हुआ, ब्लेंडर ने एक नया ज्योमेट्री क्रिएट किया है। अब इसको हम लोगों ने अंडो कर दिया। अब साइड का फेस सेलेक्ट करेंगे, फिर से ई दबाएं। इस बार साइड में एक्सट्रूड करते हैं। इस टेक्निक से वॉल, बिल्डिंग और फर्नीचर बनाए जाते हैं। एक्सिस एक्सट्रूड, अगर आपको सिर्फ जेड डायरेक्शन में एक्सट्रूड करना है तो जैसे ई दबा के वाई दबाते हैं तो हमारा वाई डायरेक्शन में मूव करेगा। अब अगर साइड का फेस सेलेक्ट करके हम ई दबा के एक्स दबाएंगे तो हमारा एक्स एक्सिस में एक्सट्रूड होगा। इसी तरह एक्स और वाई भी यूज कर सकते हैं। कॉमन मिस्टेक, बहुत बिगिनर गलती से ई तो 2 बार दबा देते हैं। इससे डुप्लीकेट ज्योमेट्री बन जाती है। अगर कभी
मॉडल अजीब बिहेव करे तो अनडू करके दोबारा स्टोर कीजिए। पार्ट 2 इंसर्ट टूल। अब इंस्टेंट टूल देखते हैं इंसर्ट टूल देखते हैं। इंसर्ट किसी फेस के अंदर एक नया बॉर्डर क्रिएट करता है। ये टूल डोर, विंडो और फ्रेम बनाने के लिए बहुत यूजफुल है। टॉप का फेस हमने सेलेक्ट किया है, आई दबा के इंस्टीट्यूट करेंगे। देखिए हमारा फेस अंदर की तरफ इंस्टीट्यूट हो गया है। देखिए सिर्फ 2 टूल से एक सिंपल विंडो जैसा शेप बन गया। रियल लाइफ एग्जांपल, अगर आप हाउस बना रहे हैं तो पहले इंसर्ट फिर इंस्टीट्यूट, इसी ऑर्डर में काम होता है। पार्ट 3 लूप कट। अब आता है मेरा फेवरेट टूल्स लूप कट। कीबोर्ड पर कंट्रोल R दबाएं और क्यूब के ऊपर लेके जाएं। देखिए येलो लाइन दिख रही है। क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे, उसके बाद मूव करके हम इसे कहीं भी सेट कर सकते हैं। कहीं भी सेट करना है तो फिर से लेफ्ट क्लिक दबा देंगे, सेट हो जाएगा। ये हमारा एक नया फेस क्रिएट हो गया। फेस सेलेक्ट में जाते हैं, ये हमारा नया फेस बन गया अभी। ये लाइन बताती है कि नया एज लूप कहाँ बनेगा। मल्टीपल लूप कट्स। माउस को होल्ड करेंगे नीचे की साइड तो ऊपर की साइड, तो माउस होल्ड करके आप एक साथ कई लूप कट ऐड कर सकते हैं। रियल एग्जांपल, कैरेक्टर मॉडलिंग में, फेस मॉडलिंग में, कार में, बिल्डिंग में, हर जगह लूप कट का यूज होता है। कॉमन मिस्टेक, अगर कंट्रोल R काम नहीं कर रहा तो आप चेक कीजिए कि टोपोलॉजी कंटिन्यू है या नहीं। अगर ज्योमेट्री टूट चुकी है तो लूप कट कंप्लीट नहीं चलेगा। पार्ट 4 बेबल टूल्स। अब बेबल टूल्स देखते हैं। रियल दुनिया में ऑलमोस्ट कोई भी ऑब्जेक्ट बिल्कुल साफ नहीं होता, इसी वजह से ब्लेंडर में बेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एज सेलेक्ट में जाएं और अल्ट दबाकर ऊपर के एज हम सेलेक्ट कर लें, अल्ट दबाकर ऊपर के एजेस हम अगर सेलेक्ट कर लें, अब कंट्रोल P दबाएं, माउस मूव करेंगे, उसके बाद फिर व्हील दबाएंगे। व्हील बटन को रोटेट करेंगे, बीच वाले मिडिल माउस बटन को हम रोटेट करेंगे, तो देखिए हमारा जो बेबल है उसका जो काउंटिंग है वो बढ़ने लगेगा। माउस को मूव करके बेबल की वेट कंट्रोल कर सकते हैं और माउस व्हील से सेगमेंट बढ़ा सकते हैं। देखिए पहले एज बिल्कुल साफ था, बेबल के बाद ऑब्जेक्ट ज़्यादा नेचुरल लग रहा है। प्रैक्टिस प्रोजेक्ट। अब सिर्फ क्यूब से एक सिंपल स्टूल बनाएं, इंस्टीट्यूट यूज कीजिए, लूप कट ऐड कीजिए, बेबल लगाइए और इंसर्ट से ऊपर सेट का डिज़ाइन बनाइए। इस एक्सरसाइज में आज की चारों टूल्स के साथ प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए मैं बना के दिखाता हूँ आप लोगों को, हमारे साथ में आप लोग फॉलो करिए मुझे। जैसे कंट्रोल R दबाया हम लोगों ने, एक लूप कर देंगे। कंट्रोल S से सेलेक्ट करेंगे, स्केल करेंगे, जूम आउट करेंगे थोड़ा सा। उसके बाद हम फेस सेलेक्ट में जाएंगे और इस फेस को सेलेक्ट करेंगे, ई दबाकर इंस्टीट्यूट करेंगे, ए दबाकर सबको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कंट्रोल P से बेबल करेंगे इसको। आप देख सकते हो हमारी चेयर 30 सेकंड में हमारी एक चेयर रेडी होगी बेसिक से। इसमें डिज़ाइन वगैरह और हम बाद में ऐड करेंगे, अभी मैंने आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए ऐड किया था। इसको एक्स करके डिलीट कर देंगे हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया। अब चैप्टर 8 कंप्लीट लो पॉली हाउस। हेलो गाइस, अगर आपने यहाँ तक पहुँच गए तो सबसे पहले कंग्रेचुलेसन, अब तक हमने ब्लेंडर के सारे इंपॉर्टेंस बेसिक टूल्स सीख लिए हैं। आज हम उन सब टूल्स का यूज करके अपना पहला कंप्लीट 3D मॉडल बनाएंगे। हम एक सिंपल लो पॉली हाउस बनाएंगे। इस प्रोजेक्ट में मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि क्या करना है, बल्कि ये भी बताऊंगा कि हर स्टेप क्यों कर रहे हैं। अगर आप इस प्रोजेक्ट को खुद से दोबारा बना लोगे तो समझ लीजिए आप ब्लेंडर मॉडलिंग की फाउंडेशन कंप्लीट कर चुके हो। स्टेप 1 रेफरेंस इमेज समझना। अगर आप लोगों को रेफरेंस इमेज नहीं ब्लेंडर में लाना मतलब पता है कि कैसे लेके आते हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बाकी तो मैं हाउस खुद बनाऊँगा। देखिए रेफरेंस इमेज कैसे लेके आते हैं। शिफ्ट ए दबाएंगे कीबोर्ड पे, उसके बाद भी हम यहाँ इमेज पे जाएंगे और रेफरेंस इमेज यहाँ से हम ला सकते हैं।
जहाँ भी आपका डाउनलोडेड हो यहाँ से आप ले सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे ले आया है, इसको जी दबा के वाई डायरेक्शन में ग्रैब करके पीछे रख देंगे ताकि हमें हाउस बनाने में दिक्कत ना हो, कोई लो पॉली हाउस। शिफ्ट ए से हम एक मेश में जाएंगे, क्यूब लेके आएंगे। इसको पहले हम स्केल करेंगे जेड एक्सिस में, फ्लोर के जितना एक्सिस करेंगे इतना। फिर इसको स्केल करेंगे एक्स डायरेक्शन में लगभग इतना। फिर एस दबा के वाई डायरेक्शन में स्केल करेंगे लगभग इतना। उसके बाद हम फिर यहाँ पे हम इसका नेम डालेंगे ग्राउंड। आप लोगों को मेरे साथ फॉलो करते हुए चलना है। इसका नेम हम डालेंगे ग्राउंड का ग्राउंड, इंटर कर देंगे। फिर हम जाते हैं शिफ्ट ए से एक क्यूब लेके आते हैं, इसको ऊपर थोड़ा लेके आएंगे। उसके बाद हम इसे स्केल करेंगे वाई डायरेक्शन में, इसको हम स्केल करेंगे एक्स एक्सिस में लगभग समझ लो इतना। फिर इसको हम स्केल करेंगे वाई डायरेक्शन में, छोटा करेंगे, पतला करेंगे, वाल जितना जितना हमारा वाल रहता है घर का उतना करेंगे। इसको फिर हम स्केल करेंगे जेड डायरेक्शन में, बड़ा करेंगे। उसके बाद में फिर ग्रैब करके हम जी दबा के जेड दबा के ग्रैब करेंगे, ऊपर से फ्लोर के ऊपर लेके आएंगे। फिर जी दबा के वाई डायरेक्शन में ग्रैब करेंगे, लगभग इतना लेके आएंगे। उसके बाद हम फिर इस क्यूब का नाम डाल देंगे, हम इसका डाल देंगे बी, फिर एस आई डी साइड, फिर वाल, इंटर कर देंगे बैक साइड वाल शॉर्ट फॉर्म में। फिर इसी को हम शिफ्ट डी दबाएंगे डुप्लीकेट करके वाई डायरेक्शन में लेके आएंगे लगभग इतना। फिर इसका हम नेम चेंज करेंगे एफ एस आई डी साइड डब्ल्यू वाल, फ्रंट साइड वाल हो गया। उसके बाद में हम फिर शिफ्ट डी दबा के डुप्लीकेट करेंगे और रोटेट करेंगे जेड एक्सिस में। समझ लो अगर हम जेड एक्सिस में रोटेट करें तो 90 अगर डालेंगे तो हो गया, प्रॉपरली रोटेट हो गया। अब इसे हम जी से ग्रैब करेंगे पहले वाई एक्सिस में, उसके बाद में फिर जी दबा के एक्स एक्सिस में ग्रैब करेंगे। हमारी बात सेट हो गई है। फिर इसका नाम देंगे हम लोग लेफ्ट साइड, यल डालेंगे, फिर एस आई डी साइड वाल, इंटर कर देंगे। फिर इसी को शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करेंगे और एक्स दबाएंगे, एक्स एक्सिस में ग्रैब करके लेके जाएंगे। देखिए हमारी दोनों साइड की वाल रेडी हो गई है। इसका नाम भी चेंज कर देंगे हम। कभी भी आप लोग कुछ भी प्रोडक्ट बना रहे हो तो जितना भी कुछ भी डुप्लीकेट अगर करते हो आप लोग तो उसका नाम ज़रूर चेंज करिए, क्योंकि आप लोगों को तो कंफर्म पता रहेगा कि हम किस ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो किसी चीज़ का। इस वाल को हम सिलेक्ट करेंगे और जी दबा के एक्स एक्सिस में थोड़ा सा ग्रैब करेंगे इतना लगभग। इस वाल को भी थोड़ा सा एक्स एक्सिस में इतना, ठीक है। अभी हम लोग एक प्लेन ऑब्जेक्ट लेके आते हैं, इसका छत बनाएंगे। शिफ्ट ए से जाएंगे और एक प्लेन लेते हैं, फिर जी दबा के जेड एक्सिस में ऊपर लेके आएंगे। फिर जी दबा के एक्स एक्सिस में इतने पे लेके आएंगे लगभग। फिर उसके बाद में आर दबा के इसको हम
वाई डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। 40 रोटेट करते हैं। उसके बाद में फिर हम जी दबा के एक्स एक्सिस में थोड़ा सा, इसके बाद में फिर हम इसी को डुप्लीकेट करते हैं शिफ्ट टी से, फिर जी दबा के एक्स एक्सिस में ग्रैब करते हैं। उसके बाद में रोटेट करेंगे वाई डायरेक्शन में 40, फिर आर दबा के वाई डायरेक्शन में रोटेट करेंगे 45, इंटर करेंगे, फिर आर दबा के वाई एक्सिस में 5 दबाएंगे। वाई डायरेक्शन में थोड़ा सा ग्रैब करेंगे एक्स एक्सिस में, ग्रैब करेंगे एक्स एक्सिस में, थोड़ा सा ग्रैब करेंगे जेड एक्सिस में, इसको भी ग्रैब करेंगे थोड़ा सा जेड एक्सिस में, ताकि प्रॉपरली हमारा जो है वो सेट हो जाए। टैब दबा के एडिट मोड में जाएंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे लूप कट लगाएंगे, कंट्रोल आर दबा के। लूप कट लग नहीं रहा है, ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर टैब दबा के एडिट मोड में आते हैं, अभी लगेगा। फिर कंट्रोल आर से लूप कट लगाते हैं। उसके बाद हम इसके वर्टिस को सेलेक्ट करते हैं, जी दबा के जेड एक्सिस में ग्रैब करते हैं, देख सकते हो आप लोग। उसके बाद हम बैक साइड को भी ऐसे ही करेंगे। पहले ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं, क्योंकि मैंने डुप्लीकेट किया इस वजह से वर्क नहीं कर रहा है। इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर एडिट मोड में आ जाएंगे, फिर कंट्रोल आर से एक लूप कर देंगे, फिर इसको एजेस को सेलेक्ट करके जी दबा के जेड एक्सिस में ऊपर की साइड लेके जाएंगे। फिर हम लोगों को यहाँ पे एक लूप कर देना है, नंपैड 1 दबाएंगे, फ्रंट साइड में आगे। नंपैड 1 दबाने से हम फ्रंट साइड में आ जाते हैं। फिर टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, इसको डिलीट कर देंगे, इसका कोई काम नहीं है हमारा, चलो ठीक है, रहने दो क्या। फिर जी दबा के थोड़ा साइड में ले आते हैं इसको। उसके बाद में इस वाल को सिलेक्ट करेंगे, फिर एडिट मोड में जाएंगे, कंट्रोल आर से लूप कर देंगे हम, फिर कंट्रोल आर से एक लूप कर देंगे। उसके बाद में इसका एज सेलेक्ट करेंगे हम, फिर जी दबा के जेड एक्सिस में इसके वर्टेक्स को थोड़ा ग्रैब करके सीधा कर लेंगे। फेस सेलेक्ट में जाएंगे, इस फेस को सिलेक्ट करके एक्स दबा के फेस को डिलीट कर देंगे। दरवाज़ा हमारा इधर रेडी हो गया है। फिर कंट्रोल आर से एक लूप कर देंगे बीच में, फिर कंट्रोल आर से एक लूप कर देंगे, बस इतना ही लूप कट काफ़ी रहने दो। फिर टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं, फिर इसका हम लोग कलर देते हैं। मटेरियल प्रॉपर्टी में जाएंगे, फिर न्यू पे क्लिक करेंगे। चैप्टर 12। हेलो गाइस, अब तक हमने मॉडलिंग और मॉडिफायर सीख लिए हैं, लेकिन अगर मॉडल में कलर ही ना हो तो वो इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। आज हम मटेरियल और शेडिंग सीखेंगे। इस चैप्टर के बाद आप अपने मॉडल को रियलिस्टिक। अब इसी में हम लोग मटेरियल ऐड करके देखेंगे मटेरियल क्या होता है। मटेरियल डिसाइड करता है कि ऑब्जेक्ट का कलर, चमक और सरफेस कैसा दिखेगा। अगर मटेरियल ना हो तो ऑब्जेक्ट डिफॉल्ट कलर में दिखेगा। नया मटेरियल बनाना, जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया है। मटेरियल प्रॉपर्टी में न्यू बटन पर क्लिक कीजिए। मटेरियल का नाम रखिए वाल, सॉरी ग्राउंड है, क्योंकि हम लोगों ने ग्राउंड सेलेक्ट करके रखा है। नेम रखने का एक अच्छी हैबिट है, स्पेशली जब स्कैन में बहुत मटेरियल हो। अब बेस कलर देखते हैं। सबसे पहले बेस कलर बदलते हैं। लो पॉली स्टाइल में सिंपल और क्लीन कलर यूज कीजिए, बहुत ज़्यादा सिचुएशन या कलर से बचिए। बेस कलर में जाएंगे, ग्राउंड का कलर हम लोग लेंगे ग्रीन। इसका कलर हम लोग देख लेंगे कैसा अच्छा लग रहा है। इसके बाद में हम छत को देंगे न्यू पे जाके कलर। बेस कलर में जाएंगे, इसका कलर हम रखेंगे
इस तरह कुछ कर लेंगे और साथ में सिचुएशन को भी एडजस्ट करते चलेंगे, राउटनेस को भी। मेटेलिक को 0 ही रहने दो। इसके सिचुएशन को भी सही कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट वाले को कलर देंगे न्यू मटेरियल पे जाके, बेस कलर में जाके। फिर वॉल को कलर देंगे हम मटेरियल पर न्यू में क्लिक करके। ऐसे ही अपने हिसाब से आप लोगों को कलर रख लेना है जो आप लोगों को अच्छा लगे। बाकी मैं अपने हिसाब से रख रहा हूँ। इस वॉल को कलर देंगे, इस वॉल को भी कलर देंगे न्यू मटेरियल पर जाके क्लिक करके बेस कलर में। सेम प्रोसेस है। इस वॉल को भी कलर देंगे हम न्यू मटेरियल पर जाके बेस कलर में। टैब दबा के हम लोग एडिट मोड में जाएंगे और फेस सेलेक्ट में जाएंगे। इन दोनों फेस को डिलीट कर देंगे। अभी हम देखते हैं, अभी ठीक है। फिर से इस सेलेक्शन में जाते हैं। उसके बाद में हम इस एज को कुछ थोड़ा सा ग्रैब करके जेड एक्सिस में थोड़ा सा नीचे ले आएंगे। इस वाले को भी जी दबा के जेड एक्सिस में थोड़ा सा। अभी ठीक लग रहा है। ध्यान से देखते चलिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ। बाकी तो बन चुका है हमारा लगभग। आप लोगों को सिर्फ डेमो के लिए मैंने बना के दिखाया है। इसको हम कंट्रोल एस से सेव कर देंगे। यहाँ पे हम डालेंगे लो पॉली हाउस। लो पॉली हाउस डाल के इंटर कर देंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव हो जाएगा हमारा। टैब दबा के एडिट ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं। इन सबको सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। अब चैप्टर हम लोग देखते हैं आगे। मॉडिफायर, मिरर मॉडिफायर, एरे मॉडिफायर, बेबल मॉडिफायर, सॉलिडिफाई, सब डिवीजन। हेलो गाइस, अब तक हमने मॉडलिंग मैनुअली कर लिए हैं और लेकिन प्रोफेशनल आर्टिस्ट हर चीज़ मैनुअली नहीं बनाते। जो मॉडिफायर का यूज करते हैं, मॉडिफायर ब्लेंडर का एक पावरफुल सिस्टम है जो बिना ओरिजिनल मैच को ख़राब किए मॉडल को एडिट करने देता है। आज हम ब्लेंडर के सबसे इम्पोर्टेंट मॉडिफायर सीखेंगे। पार्ट 1 है मॉडिफायर क्या है। शिफ्ट से हम लोग पहली बार एक क्यूब लेके आए हैं। यहाँ से हम मॉडिफायर ऐड करते हैं। ये हमारा मॉडिफायर टैब है। राइट साइड प्रॉपर्टी में ब्रांच आइकन दिख रहा है आपको, जिस पे मैंने माउस रखा है। ये ब्रांच आइकन है। इसी को मॉडिफायर टैब कहते हैं। मॉडिफायर एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टूल है, मतलब जब तक अप्लाई नहीं करते तब तक ओरिजिनल मैच सेफ रहती है। पार्ट 2 मिरर मॉडिफायर। अब हम देखते हैं मिरर मॉडिफायर कैसे काम वर्क करता है। सबसे पहले हम टैब दबा के एडिट मोड में जाएंगे। उसके बाद में कंट्रोल दबा के एक लूप कट लगाएंगे। एक लूप कट ऐड करेंगे बीच में। लग गया हमारा। फेस सेलेक्ट में जाएंगे और इस साइड के सारे फेसेस को सेलेक्ट करेंगे। नहीं सेलेक्ट हुआ तो शिफ्ट दबा के सेलेक्ट कर लेंगे और बाकी। उसके बाद हम एक्स दबा के फेस डिलीट कर देंगे। फिर हम जाएंगे मॉडिफायर में, ऐड मॉडिफायर पे जाएंगे। हार्प क्यूब हमने डिलीट कर दिया है। कैरेक्टर मॉडलिंग में मिरर मॉडिफायर सबसे ज़्यादा यूज होता है क्योंकि ह्यूमन बॉडी दोनों साइड से लगभग सेम होती है। अगर हम सिर्फ लेफ़्ट साइड बनाएंगे तो राइट साइड भी ऑटोमेटिकली बन जाएगी। अब हम लोग जाते हैं मिरर मॉडिफायर लेते हैं। यहाँ से मिरर मॉडिफायर लिया हमने और क्लिपिंग ऑन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर क्लिपिंग ऑन नहीं करेंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बीच में स्पेस छोड़ता हुआ मॉडल बनेगा। क्लिपिंग ऑन करना बहुत ज़रूरी है, वरना बीच में गैप आ जाते हैं। कॉमन मिस्टेक बिगिनर क्लिपिंग ऑन करना भूल जाते हैं। अब आप देख सकते हो मैंने इसमें से हाफ क्यूब डिलीट कर दिया था। देखो वो भी आ गया है। अगर मैं बोलूँ कि मैं इस साइड अगर कुछ वर्क करता हूँ तो वैसे भी उस साइड भी होगा, जिससे कि मैं इसे
मूव करता हूँ दोनों साइड ही वर्क होगा। जैसे समझ लीजिए कि मैं एस सेलेक्ट में गया और यहाँ से एक्स सेलेक्ट किया और इसको जी दबा कर मूव किया, फिर इसको भी जी दबा के मूव किया, तो आप देख सकते हो कि मैं एक साइड में काम कर रहा हूँ तो दोनों साइड काम हो रहा है। इससे क्या हो जाता है, हमारा मॉडलिंग आसान हो जाता है। इसको सेलेक्ट करके हम टैब दबा के एडिट मोड में जाएंगे, ऑब्जेक्ट मोड में प्लस एक्स दबा के इसको डिलीट कर देंगे, फिर शिफ्ट ए से हम दूसरा क्यूब लेके आएंगे। फिर आगे देखते हैं। पार्ट 3 है एरे मॉडिफायर। एरे मॉडिफायर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम लोग समझ लीजिए रोड की एक येलो वाइट लाइन बना रहे हैं, तो पहले क्यूब को स्केल करके हम छोटा कर लेते हैं, स्केल करके छोटा कर लेते हैं। उसके बाद में फिर हम करते हैं फिर इसको वाई डायरेक्शन में इतना लगभग। उसके बाद में हम इसे स्केल करते हैं जेड डायरेक्शन में, पतला करते हैं इसको। उसके बाद में समझ लीजिए मैं मटेरियल में जाके इसको कलर दे देता हूँ येलो, जैसे कि हमारे जो रोड पे लाइन होती है येलो। उसके बाद में अब हम जाते हैं मॉडिफायर में, यहाँ से लेते हैं एरे मॉडिफायर। उसके बाद हम इसके काउंट को कर देते हैं 50। मान लीजिए 50 हमने डाल दिया, एंटर कर दिया। इसको 0 कर देंगे क्योंकि हमें एक्स डायरेक्शन में काउंट नहीं बढ़ाना है, हम इसे 0 कर देंगे। 0.00 एंटर कर देंगे। अभी देखिए हमारी लाइन जो है वो सीधी आ गई बिल्कुल। अभी देखिए येलो डैशड लाइन हमारी जो रोड की रहती है वो बन के रेडी हो गई। आप लोग देख सकते हो कितना आसान है। इससे क्या होगा, हम एक एक करके तो डुप्लीकेट करके नहीं लगा सकते भाई। इसकी वजह से एरे मॉडिफायर दिया है ब्लेंडर में। इसका यूज करके हम समझ लो अगर हमें एक ट्री लेके आया हमें ब्लेंडर में और उसे डुप्लीकेट करके 10 बनाना है, तो क्या कितनी बार डुप्लीकेट करोगे आप। इसकी वजह से एक ही डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में आप एरे मॉडिफायर का यूज कर सकते हो। सोचो आपको 100 पिलर बनाने हैं, क्या 100 पिलर डुप्लीकेट करोगे? नहीं, एरे मॉडिफायर यूज करोगे। रोड लाइट विंडो सिर्फ काउंट और ऑफसेट बदल कर पूरी लाइन बन सकती है। पार्ट 4 है बेबल मॉडिफायर। अब देखते हैं बेबल मॉडिफायर। इसको हम डिलीट कर देते हैं, फिर एक क्यूब लेके आते हैं। शिफ्ट ए से एक क्यूब लेके आएंगे, सॉरी प्लेन आ गया। शिफ्ट ए दबा के हम मेश में जाके क्यूब लेंगे। उसके बाद हम टैब दबा के एडिट मोड में जाएंगे। अब समझ लीजिए मैं इसमें कंट्रोल आर से लूप कर देता हूँ लगभग इतने। उसके बाद फिर मैं टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड, फिर यहाँ से हम अगर मॉडल में बहुत ज़्यादा एज हैं तो कंट्रोल बी बार बार यूज करना ज़रूरी नहीं है। बेबल मॉडिफायर ऑटोमेटिकली एज को स्मूथ कर देता है। मॉडिफायर में गए, ये रहा हमारा बेबल मॉडिफायर। आप देख सकते हो कि हमारा क्यूब पहले कैसा था। अभी देख सकते हो उसने साफ कर दिया, जितने भी एजेस थे उसको साफ कर दिया है। हमारे क्यूब को राउंड कर दिया है, चारों तरफ से राउंड कर दिया है इसको। समझते चलिए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। पार्ट 5 है सॉलिडिफाई मॉडिफायर। इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हम एक प्लेन लेके आते हैं, शिफ्ट ए से प्लेन ऑब्जेक्ट लेके आते हैं, स्केल करके थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए इसको। प्लेन की थिकनेस 0 होती है, लेकिन सॉलिडिफाई मॉडिफायर यूज इसमें थिकनेस ऐड कर देता है। वॉल्स और लीव्स के लिए ये बहुत यूजफुल है। देखते हैं। देखिए इसको हम थिकनेस को बढ़ा सकते हैं भाई, ये काम होता है सॉलिडिफाई मॉडिफायर से। समझ गए आप लोग। आगे चलते हैं। पार्ट 6 है सब डिवीजन सरफेस।
शिफ्ट ए से पहले हम एक क्यूब लेके आते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर। यहाँ से हम मॉडिफायर ऐड मॉडिफायर में जाएंगे। यहाँ से हम लेके आएंगे सब डिवीजन सरफेस। देखिए, अगर हम समझ लीजिए कैरेक्टर मॉडलिंग कर रहे हैं तो सब डिवीजन सरफेस लगाया जाता है, ताकि जो हमारा मॉडल है इसको 2 रखेंगे। इससे क्या होता है, जो एजेस हैं थोड़ा राउंड हो जाते हैं। और जैसे हम कैरेक्टर मॉडलिंग कर रहे हैं तो जो बॉडी है वो थोड़ा सा वो रहता है, साइड से राउंड नहीं रहता है। इसकी वजह से अगर सब डिवीजन सरफेस लगाओगे आप तो जो कैरेक्टर है हमारा थोड़ा रियल टाइप का लगने लगेगा। ये मॉडिफायर ऑब्जेक्ट को स्मूथ बना देता है। कैरेक्टर मॉडलिंग और प्रोडक्ट मॉडलिंग में इसका बहुत यूज होता है। अब एक सिंपल फेस बनाइए, मिरर यूज कीजिए, एरर यूज कीजिए, बेबल लगाइए और सब डिवीजन का इफेक्ट देखिए। अब हम आगे चलते हैं। चैप्टर 13 लाइटिंग कैमरा सेटअप। हेलो गाइस, अब तक हमने मॉडलिंग, मॉडिफायर और मटेरियल सीख लिया है, लेकिन अगर लाइटिंग और कैमरा सही नहीं हो तो सबसे अच्छा मॉडल भी डल लग सकता है। इस चैप्टर में हम रेंडर की लाइटिंग और कैमरा के जीरो से सीखेंगे। वीडियो के एंड तक आप अपने रेंडर को काफ़ी प्रोफेशनल बना पाओगे। और अगर आप अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। फर्स्ट है हमारा लाइटिंग क्या होती है। लाइटिंग क्या होती है, जैसे कि ये देखिए हमारा यहाँ पे भी रेंडर पे हम गए तो लाइट नहीं है हमारा, तो देख सकते हो आप। रियल वर्ल्ड की तरह 3D स्कैन में भी ऑब्जेक्ट तभी दिखता है जब उस पर लाइट पड़ती है। ब्लेंडर में लाइटिंग सिर्फ ब्राइटनेस नहीं देती बल्कि शेडो, डेप्थ और मोड भी क्रिएट करती है। इसी वजह से लाइटिंग एक आर्टिस्ट की सबसे इम्पोर्टेंट स्किल में से एक है। ब्लेंडर के पास 4 लाइट होती हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। शिफ्ट ए से जाएंगे लाइट में। यहाँ पे सनलाइट आउटडोर स्कैन के लिए बेस्ट होती है। सनलाइट को ऐड करते हैं। उसके बाद में हम इसे जी से ग्रैब करके इधर लेके आते हैं। इसके फोकस लेंथ को हम यहाँ लेके जाते हैं। सनलाइट आउटडोर स्कैन के लिए बेस्ट होती है। इसकी पोजीशन से ज़्यादा रोटेशन मैटर करती है। अगर हम देखें शेडो, आप देख सकते हो जिस साइड से हमारी लाइट है उस साइड से हमें क्यूब दिख रहा है, और इस साइड से देखो शेडो उसकी साइड बन रही है। अगर हम समझें कि कैमरा को इसको ग्रैब करके वाई डायरेक्शन में लेके जाएं तो हमारी शेडो बदलती रहेगी। जैसे हम कैमरा को लाइट को रोटेट करके उसकी पोजीशन बदलेंगे तो हमारा शेडो जो है वो दूसरी साइड बनेगा। अब नेक्स्ट है हमारा पॉइंट लाइट। शिफ्ट ए से हम जाएंगे लाइट में और पॉइंट लाइट को लेंगे, फिर जी दबा के उसको ग्रैब करेंगे, फिर जी दबा के एक्स एक्सिस में थोड़ा सा ग्रैब करेंगे। इसके बाद हम इसके डाटा ऑब्जेक्ट में जाएंगे लाइट के, और यहाँ से हम इसके पावर को इंक्रीज करेंगे। आप देख सकते हो पॉइंट लाइट है। पॉइंट लाइट हर डायरेक्शन में लाइट लाती है, बिल्कुल एक बल्ब की तरह। डेमो हाउस के अंदर पॉइंट लाइट, स्पॉट लाइट, पॉइंट लाइट बिल्कुल बल्ब की तरह होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको डिलीट करते हैं। अब हम देखते हैं स्पॉट लाइट। स्पॉट लाइट टॉर्च की तरह काम करती है। इसमें लाइट एक डायरेक्शन में फोकस होती है। शिफ्ट ए से हम जाएंगे स्पॉटलाइट में, उसके बाद में जी से ग्रैब करके जेड डायरेक्शन में ऊपर लेके जाएंगे। इसको स्केल करके थोड़ा सा छोटा करेंगे। एस दबा के स्केल करके छोटा किया हमने। इसको पावर का इंक्रीज करेंगे। देख सकते हो आप, इसका जो फोकस लेंथ है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, टॉर्च की तरह। जैसे हम टॉर्च यूज करते हैं तैसे ही इसका भी एक ही डायरेक्शन में लाइट रहता है। इसको रीड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। शिफ्ट ए से चलेंगे लाइट में, फिर एरिया लाइट हम लेके आएंगे। जी से दबा के जेड डायरेक्शन में ऊपर लेके जाएंगे।
एरियल लाइट सॉफ्ट और रियलिस्टिक लाइटिंग देती है। प्रोडक्ट्स रेंडर में इसका बहुत यूज होता है। मतलब ये जिसे आप एनिमेशन कार्टून वगैरह कुछ भी बनाते हो या फिर आप कार्टून मूवी वगैरह कुछ भी बनाते हो तो ये एकदम उसको रियल की तरह लाइट देता है, इसीलिए ब्लेंडर में ज़्यादा यूज होता है। पार्ट 3, लाइट सेटिंग। हर लाइट की कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग होती हैं, जैसे कि पावर, इसका कलर, रेडियस। पावर से ब्राइटनेस कंट्रोल होती है, कलर से मूड चेंज होता है। इसका कलर है, इससे मूड चेंज होता है। कैसा कलर हमें चाहिए आप देख सकते हो स्क्रीन में। रेड चाहिए, कैसा चाहिए, ग्रीन चाहिए, येलो चाहिए। रेडियस बढ़ाने से शेडो सॉफ्ट हो जाती है। समझ गए आप लोग। चलिए अब हम कैमरा बेसिक्स जान लेते हैं। और हम लोगों को रेंडर में ज़्यादा देर तक रह के काम नहीं करना है, नहीं तो हमारा लैपटॉप जो है हैंग करने लगेगा। इसीलिए हमेशा हमें सॉलिड में रह के काम करना है भाई। अभी कैमरा बेसिक्स हम लोग जान लेते हैं। अब कैमरा को समझते हैं। कैमरा वही इमेज रेंडर करता है जो आप फाइनल आउटपुट में दिखाते हैं। जैसे कि अगर समझ लीजिए इस पर हमने क्लिक किया, साला कैमरा है ही नहीं, वही तो सोच रहा हूँ। शिफ्ट से हम जाएंगे कैमरे में, यहाँ से एक कैमरा लेके आएंगे और इसको नंबर 1 दबा के इसको ग्रैब करके वाई डायरेक्शन में मूव कर देंगे। उसके बाद में हम इसे रोटेट करेंगे, रोटेट करके लाएंगे जेड एक्सिस में। उसके बाद हम कैमरे में जाके देखेंगे, फिर जी दबा के इसको यहाँ पे लेके आएंगे, सेट करेंगे। आर दबाएंगे तो चलिए देखते हैं। अब कैमरा समझते हैं। कैमरा वही इमेज रेंडर करता है जो आप फाइनली आउटपुट में दिखाओगे। जैसे मैंने अभी देखा, जो भी इसमें दिख रहा है वही हमारा रेंडर होगा। इसमें जितना सीन आएगा उसी का वीडियो निकल के आएगा भाई। आप लोग समझते चलिए। कैमरा आउटपुट में देखोगे, नंबर 0 दबा के हम कैमरा व्यू में जा सकते हैं। और मैंने यहाँ से भी ऑप्शन बताया, यहाँ से भी जा सकते हैं। नंबर 0 दबा कर भी कैमरे में जा सकते हैं। कैमरा पोजीशन, कैमरा को सीधा सामने रखना ज़रूरी नहीं है। 45 एंगल पर स्कैन ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखती है। जैसे मैंने अभी सीधा कैमरे को सेट किया है। अगर आप चाहो तो इसे जी दबाकर वाई एक्स एक्सिस में थोड़ा सा इस साइड ले जाके फिर नंबर 0 दबा के कैमरा व्यू में जाएंगे, फिर आर दबा के इसे हम आर दबा के रोटेट कर सकते हैं। ऐसे में कैमरा सेट करना आसान है भाई। और थोड़ा सा रोटेट करेंगे, अभी देखिए, फिर नंबर 0 दबाएंगे, वापस चले जाएंगे कैमरा के बाहर। तो पार्ट 6, फोकल लेंथ। हम कैमरे के प्रॉपर्टी में जाएंगे, यहाँ पे देखिए आप फोकल लेंथ दिख रहा है। फोकल लेंथ डिसाइड करती है कि कैमरा कितना वाइड या जूमर दिखेगा। जैसे कि मैं कैमरे में जाता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको बढ़ाता घटाता हूँ। ये जूम इन और जूम आउट का काम करता है। कैमरा कितने दूर का सीन दिखाएगा, कितने नज़दीक का सीन दिखाएगा, वो फोकल लेंथ डिसाइड करता है। 35 mm और 50 mm बिगिनर प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। हमें 50 या फिर 35 पे काम करना है। 50 डाल दिया, एंटर कर दिया, अभी देखिए सही है। और फिर देखते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड। ये जो हमें दिख रहा है डेप्थ ऑफ फील्ड, डेप्थ ऑफ फील्ड से आप सब्जेक्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। जिस सब्जेक्ट पर फोकस होगा वही शार्प दिखेगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो सामने से अच्छा दिखेगा, बैक से ब्लर दिखने लगेगा। अब आप लोग प्रैक्टिस प्रोजेक्ट देख लीजिए। अपने लो पॉली एनवायरनमेंट को अपने कीजिए, ओपन कीजिए और एक सनलाइट ऐड कीजिए। कैमरा को 45 पर सेट कीजिए। अभी जो हम लोग ने लो पॉली हाउस बनाया था उस पर कैमरा सेट कीजिए, लाइट सेट कीजिए, एक सनलाइट, फोकल लेंथ 50 mm रखिए और एक अच्छा रेंडर एंगल ढूंढिए। चैप्टर 14 हम लोग समझते हैं। आप लोगों को कैमरा समझा दिया हूँ मैं। हेलो गाइस, बहुत लोग अच्छी मॉडलिंग कर लेते हैं लेकिन अच्छे मटेरियल भी लगा देते हैं, लेकिन फाइनल रेंडर देखते ही बोलते हैं भाई मेरा रेंडर इतना अच्छा क्यों नहीं आ रहा। इसका जवाब अक्सर रेंडर इंजन और रेंडर सेटिंग में छुपा होता है। आज हम एवी और साइकिल का डिफरेंस समझेंगे और लैपटॉप के हिसाब से
बेस्ट सेटिंग भी सीखेंगे। रेंडर इंजन क्या होता है? रेंडर इंजन क्या होता है? रेंडर इंजन वो सिस्टम है जो आपके 3D स्कैन को फाइनल इमेज में कन्वर्ट करता है। ब्लेंडर में बिगिनर के लिए दो सबसे इम्पोर्टेंट इंजन है, एबी और साइकिल। एबी प्लस साइकिल दोनों की अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस है। पार्ट 2 एबी। एबी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले एबी। एबी एक रियल टाइम रेंडर इंजन है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज स्पीड स्पीड है। अगर आपके पास नॉर्मल लैपटॉप है, यूट्यूब ट्यूटोरियल बना रहे हो या लोकली प्रोजेक्ट कर रहे हो तो ईबी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ईबी एक एडवांटेज फास्ट रेंडर, स्मूथ वीपोर्ट, लो एंड पीसी फ्रेंडली एनिमेशन जल्दी रेंडर होता है। लिमिटेड कुछ रियलिस्टिक रिफ्लेक्शन और लाइटिंग के लिए एक्स्ट्रा सेटिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। साइकिल। अब साइकिल देखते हैं। साइकिल फिजिकली एक्यूरेटेड लाइट एक्यूरेट करता है, इसी वजह से रियलिस्टिक रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन रेंडर टाइम भी ज़्यादा लगता है। डेमो। ईवी रेंडर, साइकिल रेंडर कंपेरिजन, दोनों रेंडर को साइड बाय साइड कंपेयर कीजिए, आपको क्वालिटी और स्पीड का डिफरेंस क्लियरली दिखेगा। पार्ट 4 बेस्ट ईवी सेटिंग। अब कुछ प्रैक्टिकली सेटिंग देखते हैं। एम्बेड एक्यूलेशन ऑन। अभी हम लोग ईवी में हैं। एम्बेड एक्यूलेशन ऑन कर सकते हो आप लोग। ब्लूम ऑन कर दीजिए अगर कुछ भी करना है तो। स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन इसको भी ऑन कर सकते हो। सॉफ्ट शेडो। सॉफ्ट शेडो में जाके यहाँ से सॉफ्ट शेडो भी ऑन कर सकते हो आप लोग। रेंडर करने के लिए ये सेटिंग रेंडर को बेहतर लुक देती हैं बिना बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस लॉस किए। और बेस्ट साइकिल सेंटर, अगर आप साइकिल यूज कर रहे हो तो डिवाइस CPU PS GPU सैंपल बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। बिगिनर के लिए मीडियम ऑयल यूज काफ़ी होती है, तो नॉइस ऑन रखिए, इससे नॉइस कम हो जाएगी। पार्ट 6 रेजोल्यूशन। अभी हम लोग आउटपुट प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब रेजोल्यूशन की बात करते हैं। यूट्यूब के लिए फुल HD यानी 1920 प्लस 1080 एक स्टैंडर्ड चॉइस है। अगर लैपटॉप स्लो है, प्रैक्टिस के लिए पहले छोटी रेजोल्यूशन में रेंडर कीजिए। पार्ट 7 कॉमन प्रॉब्लम। आप कुछ कॉमन प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम 1, रेंडर बहुत स्लो है। सॉल्यूशन ईबी यूज करो, स्कैन सिंपल रखो। प्रॉब्लम 2, रेंडर में नॉइस आ रहा है। सॉल्यूशन डिनॉइस ऑन करो, सैंपल एडजस्ट करो। प्रॉब्लम 3, विपोर्ट लैग कर रहा है। सॉल्यूशन रेंडर मोड में बिना ज़रूरत काम मत करो, सॉलिड मोड में मॉडलिंग करो। प्रैक्टिस चैलेंज, अपना लो पॉली एनवायरनमेंट ओपन कीजिए, एक बार एवी में रेंडर कीजिए, फिर साइकिल में रेंडर कीजिए, दोनों का रेंडर टाइम और क्वालिटी कंपेयर कीजिए। चैप्टर 15 फाइनल रेंडर एनिमेशन। हेलो गाइस, अब तक हमने मॉडलिंग, मटेरियल, लाइटिंग और रेंडरिंग सीख ली है, लेकिन अब सवाल आता है अपने प्रोजेक्ट को फाइनल इमेज या वीडियो में कैसे बदलें। आज हम इमेज रेंडर, एनिमेशन, रेंडर और वीडियो एक्सपर्ट स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। लो पॉली एनवायरनमेंट ओपन करो और कैमरा व्यू नंबर 0। सबसे पहले कैमरा चेक कीजिए। अगर समझ लो आपको कुछ भी रेंडर या कुछ भी करना है तो सबसे पहले नंबर 0 दबा के कैमरा को चेक करिए आप लोग। नंबर 0 से नहीं तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो कैमरे को कि आपका स्कैन जो है वो कैमरे में सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फाइनल रेंडर हमेशा कैमरा जो देख रहा है वही होगा, इसीलिए रेंडर से पहले कैमरा एंगल जरूर वेरीफाई कीजिए। रेंडर शॉर्टकट F12 भी है। आप कीबोर्ड से शॉर्टकट F12 भी दबा सकते हैं। कीबोर्ड पर F12 दबाएं, रेंडर स्टार्ट करेगा। रेंडर कंप्लीट होने के बाद इमेज एडिटर में फाइनल इमेज दिखेगी, जिसे मैं अभी F12 दबाता हूँ, उसके बाद मैं भी आपको दिखाता हूँ। अगर आपको इमेज सेव करना है तो आप इमेज में जाएं और यहाँ पे सेव एज पे, यहाँ से इमेज आप अपना सेव कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से सेव नहीं करेंगे तो आपका इमेज सेव नहीं होगा और वीडियो तो ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। बैक आ गया भाई, मुझे रेंडर नहीं करना है इसलिए आप लोगों को सिर्फ बताना था। और मैंने जो बताया इमेज ऑटोमेटिकली सेव नहीं होता है। इमेज मेनू में जाएं, सेव एज पर क्लिक कीजिए, फोटो सेलेक्ट कीजिए, PNG फॉर्मेट बिगिनर के लिए बेस्ट चॉइस है। पार्ट 3 कैमरा एनिमेशन। अभी मैं आप लोगों को कैमरा एनिमेशन करना बता देता हूँ। टाइमलाइन पे जाएं,
और यहाँ पे टाइमलाइन को ऊपर थोड़ा स्लाइड करके लेके आए। अब कैमरे को सेलेक्ट कीजिए। अब एक सिंपल सिनेमैटिक कैमरा एनिमेशन बनाते हैं। स्टेप 1, फ्रेम 1 पे जाएं और अगर आपको फ्रेम 1 पे आना है, जैसे मैं यहाँ पे आ गया और फ्रेम 1 पे जाना है तो अभी ये वाली की को दबा सकते हैं। आप जंप कर जाएंगे की फ्रेम 1 पे और फिर यहाँ पे हम आई दबाएंगे। फिर आई दबाने के बाद लोकेशन या रोटेशन कुछ भी आप चूज़ कर सकते हो। हम रोटेशन को लेंगे। उसके बाद में फिर अभी हम कैमरे को अब 150 पे हम लोग जाते हैं। फ्रेम 150 पे आते हैं। उसके बाद में हम अभी कैमरा मूव करेंगे। कैमरे को कैसे जी दबाएंगे। उसके बाद में धीरे धीरे इस साइड में मूव करेंगे। फिर कैमरे को आर दबा के थोड़ा सा रोटेट करेंगे। फिर से जी दबा के कैमरे को मूव करेंगे। फिर आई दबा के रोटेशन पे क्लिक करेंगे हमारा। अब स्पेस बार दबा के आप एनिमेशन को देख सकते हैं। देख सकते हो हमारा एनिमेशन। स्पेस बार दबाकर एनिमेशन प्ले किया तो कैमरा हमारा स्मूथली। और जो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ एक सेटिंग और, ये जो एंड लिखा हुआ है, एंड का मतलब है 250 तक हमारा फ्रेम जाएगा एनिमेशन अगर करेंगे। समझ लो मैंने 150 तक की फ्रेम लगाया है। अगर यहाँ पे 150 डाल के हम इंटर कर देंगे तो हमारा कैमरा जो है एनिमेशन जो टाइमलाइन है यहीं तक चलेगा, 150 तक ही चलेगा। इससे क्या होता है, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता है। इतनी दूर खाली रहता है ना, तो टाइमलाइन बार बार वहाँ पर जाकर फिर वापस आएगा, टाइम लगता है। पार्ट 4 एनिमेशन सेटिंग। स्क्रीन एक्शन आउटपुट प्रॉपर्टीज। अभी हम लोग आउटपुट प्रॉपर्टीज में हैं। इसके बाद एनिमेशन रेंडर करने से पहले कुछ सेटिंग चेक करते हैं। जो रेजुलेशन 1920 + 180 सही है। उसके बाद फ्रेम रेट यहाँ पे 30 कर दीजिए आप लोग अगर एनिमेशन कर रहे हो तो। उसके बाद में स्टार्ट जो है हमारा फ्रेम 1 से है और एंड जो है 150 तक है, हम क्योंकि हमने 150 तक ही की फ्रेम लगाया है, एनिमेशन किया है। यूट्यूब वीडियो के लिए 30 FPS बिगिनर के लिए बिल्कुल सही चॉइस है। पार्ट 5 आउटपुट फोल्डर हम लोग देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आउटपुट फोल्डर। अगर ये सेट नहीं किया तो बाद में रेंडर फाइल ढूंढना मुश्किल हो सकता है, इसीलिए रेंडर शुरू करने से पहले आउटपुट लोकेशन ज़रूर चूज़ कीजिए। यहाँ से हम समझ लो कि हमें एनिमेशन रेंडर मतलब जो है हमारा वीडियो एनिमेशन उसको रेंडर करना है, तो यहाँ से अपना फाइल चूज़ कर सकते हैं कि हमें किस फाइल में वीडियो को सेव करना है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे फाइल फॉर्मेट अभी PNG है, सिर्फ फ़ोटो में होगा। अगर हमें वीडियो चाहिए तो FMPEG वीडियो सेलेक्ट कीजिए। इससे हमारा वीडियो रेंडर होगा। और एनिमेशन रेंडर करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल F12। इमेज रेंडर और एनिमेशन रेंडर अलग अलग चीज़ें हैं। F12 सिर्फ एक फ्रेम रेंडर करता है और कंट्रोल F12 पूरी एनिमेशन रेंडर करता है। वीडियो स्पीड। अगर स्कैन एक्शन आउटपुट प्रॉपर्टी अगर डायरेक्टली वीडियो स्पीड करना चाहते हैं तो सेटिंग फाइल फॉर्मेट FFmpeg मैंने जो आपको बताया है, मैंने जो आप लोगों को भी बताया है, इस सारी सेटिंग को आप लोगों को चेक करना है। अभी आप लोगों को कुछ कॉमन मिस्टेक देख लेता हूँ। आप कुछ कॉमन मिस्टेक देखते हैं। मिस्टेक 1, आउटपुट फोल्डर सेट नहीं करना। मिस्टेक 2, कैमरा को बाहर ऑब्जेक्ट रह जाना। मिस्टेक 3, PNG की जगह गलत फॉर्मेट चूज़ करना। मिस्टेक 4, एनिमेशन रेंडर के बीच ब्लेंडर बंद कर देना। प्रैक्टिस चैलेंज। आप अपना लो पॉली इन्वायरमेंट का एक PNG रेंडर निकालिए, 5 सेकंड कैमरा एनिमेशन बनाइए, उसका MP4 वीडियो एक्सपोर्ट कीजिए। जब ये 3 काम कंप्लीट हो जाए तब आप ब्लेंडर से अपना पहला कंप्लीट प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट कर चुके होंगे। अगर आपने इस पूरे ब्लेंडर बिगिनर कोर्स को शुरू से एंड तक फॉलो किया है तो आपने ब्लेंडर की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना ली है। अब आप सिंपल 3D मॉडल, लो पॉली इन्वायरमेंट्स, मटेरियल्स, लाइटिंग, कैमरा सेटअप और रेंडरिंग कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं। अगर इस चैप्टर से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल 3DX वर्क को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई डाउट हो
या कोई टॉपिक समझ ना आई हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं जितना हो सकेगा उतनी मदद करूँगा। मैं हूँ अरुण, आप देख रहे हैं 3DX वर्क्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ब्लेंडिंग और कीप क्रिएटिंग।